इनकम टैक्स का नोटिस आते ही लोग पैनिक हो जाते हैं। कई बार क्लाइंट का फोन आता है और बोलते हैं सर नोटिस आ गया, अब क्या करें। सबसे पहले ये बात क्लियर कर लो, हर एक नोटिस गलती का प्रूफ नहीं होता। नोटिस का मतलब होता है डिपार्टमेंट को क्लेरिफिकेशन चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश पटेल, वेलकम टू मंत्र टैक्स कंसल्टेंट। यहाँ मिलती है टैक्स क्लैरिटी, कंफ्यूजन नहीं। तो आज हम समझेंगे नोटिस इस बारे में। इनकम टैक्स की नोटिस कितने टाइप्स की होती है, कौन सी रूटीन नोटिस होती है, कौन सी सीरियस नोटिस होती है, और इसमें से हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी नोटिस जो है वो रूटीन नोटिस है या कौन सी नोटिस जो है वो सीरियस, मतलब कि कौन सी नोटिस ऐसी है कि वहां हमें ध्यान देना ज्यादा जरूरत है, और कौन सी ऐसी नोटिस है जो रूटीन यानी कि सिस्टम थ्रू हमें मिलती रहती है, खाली एक इंटीमेशन होता है, उसमें हमें कुछ क्लेरिफिकेशन देना होता है, कभी कभी कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं देना होता है, एक इंटीमेशन डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स नोटिस। इनकम टैक्स नोटिस कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन सी नोटिस हमें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि कोई भी नोटिस अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले उसमें आप चेक करो उसका सेक्शन नंबर, बराबर है। तो आज हम सेक्शन नंबर वाइज हर एक नोटिस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला नोटिस जो है वो है सेक्शन 143(1) का जो होता है इंटीमेशन। इंटीमेशन के अंदर क्या होता है, तो आप जब आईटीआर फाइल करते हो, आईटीआर फाइल करने के बाद डिपार्टमेंट का जो प्रोसेसिंग होता है वो प्रोसेस के अंदर एक एडजस्टमेंट का प्रोसेस भी होता है। तो आपने जो इनकम डिडक्शन जो भी यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसमें डेटा मैच करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद अगर कुछ एडजस्टमेंट होता है तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। टैक्स रिफंड बनता है तो रिफंड, टैक्स लाइबिलिटी यानी कि पेएबल आता है तो टैक्स पेएबल। तो ये सारी चीजें इस नोटिस के अंदर होती है, यानी कि प्रोसेसिंग एडजस्टमेंट जो भी किया है वो, रिफंड का कैलकुलेशन आता है, अगर कोई डिमांड बनती है तो डिमांड का कैलकुलेशन भी इस इंटीमेशन के अंदर हमें मिलता है। कोई डिडक्शन एडजस्ट अगर कर दी गई है तो उसकी भी डिटेल मिलेगी, और टीडीएस कुछ अगर मिसमैच हुआ है तो उसका करेक्शन भी हमें इस नोटिस के अंदर देखने को मिलता है। और ये नोटिस जो है वो रूटीन टाइप की नोटिस हम मानते हैं, और इसके अंदर खाली एक क्लेरिफिकेशन जो है डिपार्टमेंट हमसे मांगता है। अगर आप जो भी एडजस्टमेंट अगर डिपार्टमेंट की तरफ से किए गए हैं उससे अगर आप एग्री नहीं है तो आप उसको क्लेरिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन 139(9) का नोटिस, जिसे बोलते हैं हम डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस। डिफेक्टिव रिटर्न मतलब कौन कौन से रीजन होते हैं जिससे हमने जो आईटीआर फाइल किया वो डिफेक्टिव माना जाएगा। तो रॉन्ग आईटीआर फॉर्म अगर सबमिट कर दिया, कोई शेड्यूल जो हमने दिया है वो इनकम्प्लीट है, जैसे कोई रिटर्न फाइल किया उसके अंदर कोई शेड्यूल भी हमें सबमिट करना था बट सबमिट नहीं किया, या किया है तो इनकम्प्लीट किया है, बैलेंस शीट अटैच नहीं की है, ऑडिट रिपोर्ट अगर कोई मिसिंग है, तो रिटर्न फाइल करने के अंदर कोई टेक्निकल एरर है तो ये नोटिस मिलता है सेक्शन 139(9) के अंदर, और रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव माना जाता है। अगर इसका हम जो है रिप्लाई नहीं करते या कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं करते या जो भी एरर दिखाई है उसको अगर हम सही नहीं करते तो रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव रिटर्न से इनवैलिड रिटर्न हो जाता है, मतलब कि रिटर्न जो आपका फाइल किया गया है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, ऐसा होता है। नेक्स्ट देखें तो है सेक्शन 142(1), जो एक इंफॉर्मेशन कॉल माना जाता है। इंफॉर्मेशन कॉल का मतलब ये होता है कि ये नोटिस जो होती है ना, ज्यादातर ये होती है क्लेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। अब क्लेरिफिकेशन डिपार्टमेंट किस चीज का मांग सकता है, तो जो भी हमने ट्रांजेक्शन किए हैं, कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है और हमने प्रॉपर मेंशन नहीं किया है, और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो है थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ डिपार्टमेंट को डेटा मिला और हमसे मैच नहीं हो रहा है हमारे साथ, तो उसके रिगार्डिंग कोई ट्रांजेक्शन का जो है क्लेरिफिकेशन मांग सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट अगर हम सबमिट करने हैं और हमने नहीं किए या जो किए हैं वो प्रॉपर नहीं किए हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट मांग सकते हैं। कैपिटल गेन का वर्किंग भी यहाँ पे मांग सकते हैं, मतलब कि हमने जो रिटर्न फाइल किया उसके अंदर कैपिटल गेन की इनकम है, कोई प्रॉपर्टी सेल वगैरह की है तो प्रॉपर कैलकुलेशन अगर करके दिया है या उसमें तो कुछ मिसिंग है तो वो कैपिटल वर्किंग का कैपिटल गेन का वर्किंग भी यहाँ पे मांग सकते हैं। मतलब ये एक नोटिस जो है वो क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग होती है। ठीक है, क्लेरिफिकेशन उस चीज का जैसे ट्रांजेक्शन, बुक्स ऑफ अकाउंट और कैपिटल गेन। नेक्स्ट देखें तो है सेक्शन 143(2). ये डेंजरस नोटिस माना जाता है क्योंकि ये नोटिस जो है वो स्क्रूटनी नोटिस।
अब ये क्यों डेंजरस है? तो ये नोटिस जब डिपार्टमेंट इश्यू करता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब जो है डिपार्टमेंट सब कुछ वेरीफाई करेगा। सब कुछ मतलब आपने जो इनकम बताया है वो, कोई डिडक्शन क्लेम किया है, कैपिटल गेन, बिजनेस का प्रॉफिट, ये सारी चीजें डिटेल में एनालिसिस होगी, डिटेल में यहाँ पे चेकिंग होगा। ये इस टाइप की नोटिस होती है, उसको बोलते हैं हम स्क्रूटनी नोटिस। ठीक है, नेक्स्ट देखें सेक्शन 148। ये नोटिस जो है वो है रीअसेसमेंट। अब रीअसेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपने कोई इनकम असेसमेंट भी इसको हम बोलते हैं। आपने कोई इनकम जो है वो रिटर्न के अंदर डिक्लेयर की है या अगर नहीं की, या किसी थर्ड पार्टी से आपका कोई इनकम जो है वो मैच हुआ है, वो पार्टी ने इनकम दिखाई है और आपने नहीं दिखाई है, यानी कि आपने कोई ऐसे ट्रांजेक्शन कोई पार्टी के साथ किया है, उस पार्टी का जब कोई असेसमेंट आया और वहां से कुछ आपकी डिटेल मालूम पड़ी और आपके रिटर्न के अंदर वो मिसमैच है, तो ये ऐसे रीअसेसमेंट आपका हो सकता है इस नोटिस के अंदर। ठीक है, एग्जांपल समझे कि आपने प्रॉपर्टी सेल किया है, कोई प्रॉपर्टी सेल किया, बट आपने प्रॉपर्टी सेल का जिक्र अपने रिटर्न में नहीं किया है, बट जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी परचेज किया है उन्होंने किया है, तो उनका जब कोई असेसमेंट हुआ और वहां से कुछ ऐसी डिटेल मालूम पड़ी, तो उसके तहत आपको सेक्शन 148 के अंदर नोटिस देके आपका रीअसेसमेंट हो सकता है। और आपने अगर रिटर्न फाइल करना होता है बट नहीं किया रिटर्न फाइल, तो भी आपको 148 के अंदर रीअसेसमेंट ओपन होता है और इसमें आपको असेसमेंट करके रिटर्न फाइल करना होता है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 156, ये होता है डिमांड नोटिस। अब इसमें डिमांड नोटिस का मतलब ये होता है कि सारे प्रोसीजर हो गई, प्रोसेसिंग हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, और फाइनली आपका जो है वो डिमांड बनता है और डिमांड आपको पे करना ही कंपलसरी हो जाता है, ऐसा डिपार्टमेंट मानता है। तो फिर आपको डिमांड नोटिस मिलती है और डिमांड नोटिस मिलते ही यहाँ पे रिकवरी स्टार्ट होती है। मतलब आपको टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर आपको ये जो डिमांड है, टैक्स की डिमांड हो सकती है, इंटरेस्ट की डिमांड हो सकती है, पेनल्टी की डिमांड हो सकती है, कुछ भी, तो ये आपको पेमेंट करना बनता है। ये होता है डिमांड नोटिस सेक्शन 156 के अंदर। अब जो भी हमने देखा यहाँ पे, उसमें से कौन कौन सी नोटिस जो है वो हमें रूटीन टाइप की है, वेरिफिकेशन टाइप की है, और कौन से जो है सीरियस नोटिस है, उसके बारे में हम समझते हैं। सेक्शन 143(1) और सेक्शन 139(9), ये जो हमने दो नोटिस देखी, एक इंटीमेशन और एक डिफेक्टिव रिटर्न, ये नोटिस जो है उसको हम रूटीन टाइप की नोटिस कहते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसा डेंजरस या तो सीरियस वाली मैटर नहीं होती है, एक रूटीन टाइप की नोटिस हम बोल सकते हैं। 142(1) है, उसको वेरिफिकेशन टाइप की नोटिस बोल सकते हैं। इसमें भी खाली वेरिफिकेशन होता है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे सीरियस वाली मैटर कुछ बनती नहीं है। 143(2) वाली जो है वो असेसमेंट की है, तो ये थोड़ा रिस्क जो है वो बढ़ता है। सीरियस वाली ऐसे तो हम नोटिस नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है, मीडियम रिस्क इसको हम बोल सकते हैं। सेक्शन 148, ये रीओपनिंग बोलते हैं, इसको रीओपनिंग भी कह सकते हैं या रीअसेसमेंट। तो ये जो है इसमें हमें बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सीरियस टाइप की नोटिस बन जाती है। और सेक्शन 156 जो हम बोलते हैं डिमांड नोटिस, तो ये दोनों जो है वो आपकी सीरियस नोटिस कहलाती है, क्योंकि इस दोनों के अंदर जो है वो टैक्स डिमांड बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि कौन कौन सी टाइप की इनकम टैक्स की नोटिसेस होती हैं, कैसे उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है आपको सेक्शन वाइज। सबसे बड़ा रिस्क होता है इनकम टैक्स नोटिस के अंदर नोटिस को इग्नोर करना। अगर नोटिस इग्नोर करते हैं तो वो सबसे बड़ा रिस्क कहा जाएगा, क्योंकि सिस्टम जो है वो नॉन रिस्पॉन्स को भी रिकॉर्ड करता है। जो भी आप रिस्पॉन्स नहीं देते उसका भी रिकॉर्ड सिस्टम रखता है, और अगर ये नॉन रिस्पॉन्स रिकॉर्ड ज़्यादा हो जाते हैं और उनकी जो भी लिमिट है उस तरीके से होता है, तो सिस्टम वेट नहीं करता, आपको एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देता है, और आपने जो भी यहाँ पे डिमांड या जो भी पेनल्टी इंटरेस्ट कुछ भी होता है वो आप पे करना होता है। तो उससे नोटिस को जो है वो लाइटली नहीं लेना, क्योंकि सिस्टम
वेट नहीं करता है। तो नोटिस के बारे में एक प्रैक्टिकल एडवाइस मेरा ये है कि सबसे पहले तो नोटिस जो है वो कौन से सेक्शन के अंदर आया वो चेक करिए, ये आपका स्टेप नंबर 1 है, सेक्शन चेक करिए। सेकंड देखिए ड्यू डेट, कौन सी डेट तक हमें रिप्लाई सबमिट करना है, ड्यू डेट चेक करिए। देन स्कोप अंडरस्टैंड, नोटिस के अंदर आप नोटिस को लाइन बाय लाइन पढ़ना है और स्कोप क्या है वो समझना है। इस नोटिस के अंदर एक्चुअल डिपार्टमेंट ने डिमांड क्या की है, डिपार्टमेंट क्या चाहता है, क्लैरिफिकेशन चाहता है या कोई डॉक्यूमेंट चाहता है या थर्ड पार्टी के थ्रू कोई हमें यहाँ पे एग्रीमेंट चाहता है, कुछ भी, तो उसको स्कोप बराबर समझिए। देन डॉक्यूमेंट रेडी, जो भी यहाँ पे स्कोप के अंदर डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट रेडी करिए और उसके बाद रिप्लाई करना है, बट प्रॉपर फॉर्मेट में करना होता है। यहाँ पे अगर रिप्लाई भी कुछ इस तरीके से कर दिया तो भी असेसिंग ऑफिसर जो है वो प्रॉपर रिप्लाई को है वो मानेगा नहीं और आपको हो सकता है कि सेकंड नोटिस भी इशू हो जाए। तो नोटिस को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है और लाइटली के साथ इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है, ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो एक बात याद रखिए, नोटिस आना फेलियर नहीं है, गलत रिस्पॉन्स देना फेलियर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर्ड है, अगर आप सिस्टम समझ जाओगे तो नोटिस से डर नहीं लगेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं टैक्स को समझना मुश्किल नहीं है, सिस्टम को समझना जरूरी है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे नोटिस को प्रॉपर एनालाइज कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू।